तो आज हम जानने जा रहे हैं जेनेटिक कोड के बारे में। जेनेटिक कोड क्या होता है ये जानेंगे। पहले हम समझेंगे जेनेटिक कोड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे कि जेनेटिक कोड की डिस्कवरी कैसे हुई, जेनेटिक कोड के बारे में पता कैसे लगाया गया, जेनेटिक कोड क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है, वो सब के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखो, पहले हम मानने जा रहे हैं जेनेटिक कोड होता क्या है। सुनो, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन अ न्यूक्लिक एसिड वाज कॉपी टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड। जैसा कि अपन जानते हैं जेनेटिक्स चल रही है, जेनेटिक्स के अंदर कि हमको बनाना है प्रोटीन। क्या बनाना है? प्रोटीन बनाना है, ठीक है। तो प्रोटीन बनाने के लिए हमारे अंदर जो मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है वो डीएनए होता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस होता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनाया जाता है बेसिकली। तो अब अपन जानते हैं कि आरएनए के अंदर 3 प्रकार के आरएनए होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरआरएनए, ठीक है। अब प्रोटीन जो होता है वो आरएनए की मदद से बनाया जाता है। पहले अपन यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन के बेसिस पर डिफरेंसेस देख लिए थे कि यूकैरियोट्स जो होते हैं उनके अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर आरएनए पॉलीमरेज 3 प्रकार के होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 फर्स्ट जो होता है वो 5.8 एस आरएनए, 28 एस आरएनए, 18 एस आरएनए का सिंथेसिस करता है, ठीक है। और आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है वो एचएनआरएनए और एमआरएनए का सिंथेसिस करता है। आरएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है वो 5 आरएनए और एसएनआरएनए का सिंथेसिस करता है। ये अपन ने देख लिया था, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं जेनेटिक कोड की। अब जेनेटिक कोड चर्चा में कब आया? जब अपन ने आरएनए से प्रोटीन बनाने का सोचा। तो एमआरएनए के ऊपर क्या होती है, जो सीक्वेंस होती है, जैसा कि अपन जानते हैं कि किसी भी न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, जो ट्रांसमिट करना है कैरेक्टर को, जब कैरेक्टर को ट्रांसफर करना होता है पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग के अंदर, ट्रांसफर करने के लिए इन्फॉर्मेशन को, है ना, क्या बनाया गया? इन्फॉर्मेशन बनानी थी। तो वो इन्फॉर्मेशन जो है स्टोर्ड है उसको ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। अब जो इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में स्टोर्ड होती है? ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सीक्वेंस के फॉर्म में स्टोर्ड होती है, सीक्वेंस के फॉर्म में। वो सीक्वेंस ही इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। तो जेनेटिक्स में सीक्वेंस जो होती है वही इन्फॉर्मेशन के रूप में काम करती है, ठीक है। अब प्रत्येक कोडॉन क्या होता है वो जानते हैं, चलिए। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इन न्यूक्लिक एसिड वाज कॉपीड टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड, हेंस दीज प्रोसेस आर इजी टू कॉन्सेप्चुअलाइज ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी। मतलब क्या है? देखो, अपन जानते हैं रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन डीएनए से डीएनए बनना होता है। ट्रांसक्रिप्शन जब डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस होता है, ठीक है। अब डीएनए भी न्यूक्लिक एसिड है, तो न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लियस एसिड बना रहे थे पहले हम। आरएनए भी न्यूक्लिक एसिड है, तो पहले डीएनए से आरएनए जब बना रहे थे ट्रांसक्रिप्शन में, तब भी हम न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड बना रहे थे, बिल्कुल। लेकिन जब हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो हम आरएनए से प्रोटीन बना रहे हैं। आरएनए से क्या बना रहे हैं? प्रोटीन बना रहे हैं। तो आरएनए से प्रोटीन के अंदर हम एक न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन बना ले रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं, लॉन्ग पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। और प्रोटीन क्या होते हैं? लॉन्ग पॉलीमर होते हैं अमीनो एसिड्स के, ठीक है। तो लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बेसिकली लॉन्ग पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड बनाया जा रहा है। तो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लिक एसिड वाज कॉपीड टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड, हेंस दीज प्रोसेस आर इजी टू कॉन्सेप्चुअलाइज ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू सिंथेसाइज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, नाइदर डज एनी कंप्लीमेंट एग्जिस्ट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड अमीनो एसिड नॉर कैन एनी बी ड्रॉन थ्योरेटिकली देयर एग्जिस्ट सिंपल evidence to support a notion that change in nucleic acid genetic material was responsible for change in amino acid and protein. This led to the preposition of genetic code that could direct the sequence of amino acid during the synthesis of protein. कहने का तात्पर्य है कि एमआरएनए के ऊपर जो सीक्वेंस होती है वही अमीनो एसिड को चूज करने का काम करती है। एमआरएनए के ऊपर एक सीक्वेंस होती है, उसी के रूप से उसी से डिसाइड होता है कि कौन सा प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन का जो प्रोटीन कौन सा बनना है वो एमआरएनए के सीक्वेंस से डिसाइड होता है, ठीक है। If determining the biochemical nature of genetic material and the structure of DNA was very exciting, the proposition and deciphering of genetic code were almost most challenging था। क्या मतलब है? मतलब ये है कि बायोलॉजी जो है वो बहुत ही डेप्थ के अंदर पहुंच चुकी है ना। अपन बहुत ही, है ना, छोटे लेवल पर स्टडी कर रहे हैं। अब अपन देखो, सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम्स है, क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन ये बोल दो क्रोमोजोम्स है, क्रोमोजोम में डीएनए के अंदर जीन, ठीक है। अब वो जीन के अंदर जो कोड, जीन के ऊपर जो सीक्वेंस है वो है कोडोन, तो है कि नहीं। मतलब वो बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हो चुका है, ठीक है, वो लिखना है उससे, है ना। जेनेटिक कोड वाज मोस्ट चैलेंजिंग इन अ वेरी ट्रू सेंस, इट रिक्वायर्ड इन्वॉल्वमेंट
है ना। और साइंटिस्ट बस सेवरल डिसिप्लिन वही लिख दिया कि साइंटिस्ट के अंदर भी डिसिप्लिन होना चाहिए यदि ऐसा है ना जेनेटिक कोड को टैकल करने के लिए या पता करने के डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। तो इट वॉज जॉर्ज गैमाव, ये कौन थे, जॉर्ज गैमाव और फिजिसिस्ट। तो इसमें बताया गया कि पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोडॉन का बताया कि कोडॉन कितने, है ना, कोडॉन जो होता है कितनी सीक्वेंस का होता है, तो कोडॉन में है ना 3 होता है, कितने 3 नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस होती है, 3 नाइट्रोजन बेसिस की सीक्वेंस होती है, ध्यान रखना। तो वो सीक्वेंस जो होती है कोडॉन की वो जो टैकल करी थी, वो 3 नाइट्रोजन बेस की अगर सीक्वेंस होती है, ग्रुप होता है, वो जॉर्ज गैमाव ने सबसे पहली बार बताया। उन्होंने एक फिजिसिस्ट थे, उन्होंने एज्यूम किया था, मतलब उन्होंने अजम्पशन लिया था। अजम्पशन समझो या बोल दो एक प्रकार से उन्होंने तुक्का मारा था, तुक्का तो नहीं पर कह सकते हैं उन्होंने मैस लगाई थी, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि यदि देखो अमीनो एसिड तो पता है हमारे को 20 होते हैं, देर आर 20 अमीनो एसिड होते हैं, 10 एसेंशियल होते हैं, 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। यदि 20 अमीनो एसिड्स हैं और हमारे पास नाइट्रोजन बेसेज हैं 4, अब 4 का कैसा कॉम्बिनेशन बना है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन लगा के कि हमारे को 20 अमीनो एसिड बन जाए, यानी कि ठीक है। तो यदि तुम एक एक के पैर बनाओगे तो 4 बनेंगे, 2 के बनाओगे तो तुम्हारे कितने बन जाएंगे, 16 बन जाएंगे, 3 के बनाओगे तो कितने बन जाएंगे, 64 बन जाएंगे। अब 16 तो 20 से कम है ना, तो 64 हो जाएंगे, उसमें क्या है। अब ज़्यादा हो रहे हैं तो वो दिक्कत नहीं है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। That was George Gamma. Jesse, who are you? Their science, there are only 4 bases. If there have to be code for 20 amino acids, the code should constitute a combination of bases. He suggests that in order to code for all the 20 amino acids, the code should be made of 3 nucleotide का होना चाहिए। This was a very bold proposition था, ठीक है, बिकॉज ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 4 बन जाएंगे, ठीक है, कोडॉन जनरेटिंग मैनी कोडॉन दैट रिक्वायर्ड providing proof that the codon was a triplet was a more daunting task था। केमिकल मेथड डेवलप्ड बाय हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना जो थे उन्होंने एक केमिकल मेथड ट्रांसफर किया था, ठीक है, ठीक है। उन्होंने कैसा केमिकल मेथड डेवलप किया कि उन्होंने आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करने लगे, कौन, हरगोविंद खुराना। आरती होगा हरगोविंद खुराना ने आर्टिफिशियली ही सिंथेसाइज कर लिया, केमिकल मेथड ही डेवलप कर दिया, वॉज इंस्ट्रूमेंटल एंड सिंथेसाइज आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसेज, ठीक है। तो हरगोविंद खुराना जी जो थे उन्होंने डिसाइड बेसिक्स मतलब डिसाइडेड कि क्या सीक्वेंस रखा नहीं, कोई भी सीक्वेंस बना देते थे, कोई भी सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस की कोई भी किसी भी सीक्वेंस या बोल लो न्यूक्लियोटाइड की किसी भी सीक्वेंस के अंदर डीएनए को बना दे, आरएनए को बना देते थे। इंस्ट्रूमेंटल इन सिंथेसाइजिंग आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस, होमोपॉलीमर कोपॉलीमर, ध्यान रखना। मार्शल नीरनबर्ग सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सेंसर फाइनली हेल्पेड द कोड टू डेसिफर, है ना, सबरा ओको एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज वाज आल्सो हेल्पफुल इन पॉलीमराइजिंग आरएनए विद डिफाइंड सीक्वेंसेस के दौरान, ठीक है, ना टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। मतलब टेम्पलेट के बिना इंडिपेंडेंट मैनर का मतलब यह है यहाँ पर कि टेम्पलेट के ऊपर डिपेंड ही नहीं था वो मेथड कि आपके टेम्पलेट के अंदर सीक्वेंस क्या है, उसके डिपेंड ही नहीं करता कि जो आपकी सीक्वेंस होगी, जो आप केमिकल आर्टिफिशियली जो सिंथेसिस कर रहे हो वो टेम्पलेट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था। पहले जब अपन ट्रांसक्रिप्शन या रेप्लिकेशन कर रहे थे वो टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री बनती थी, जो नया डीएनए बनता था वो उसकी जो नई स्टैंड बनती थी वो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री होती थी, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने केमिकली टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर के अंदर बना दिया, एंजाइम सिंथेसिस ऑफ आरएनए कर दी, मतलब एंजाइम से सिंथेसिस कर लिया। एक एंजाइम था इसका नाम है सीविरो ओकोआ एंजाइम जिसे हम बोलते हैं, ये एंजाइम का नाम ध्यान रखना है बस। फाइनली ये चेकर बोर्ड फॉर जेनेटिक मटेरियल प्रिपेयर 64 कोडॉन दिखा रखे, 64 में से 61 जो है ना, 64 में से 61 कोडॉन वो तो जो है अमीनो एसिड को कोड करते हैं, ध्यान रखना। 64 में से 61 कोडॉन जो है वो अमीनो एसिड को कोड करते हैं। अब देखो याद करने का क्या है, देखो यूसीएजी इधर लिख दिया, यूसीएजी लिख दिया, यूसीएजी लिख दिया प्रत्येक डब्बे के अंदर, मतलब वही सबसे सब मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। पहले के अंदर देख लो फिनाइल एलानिन और ल्यूसीन है, दूसरे डब्बे के अंदर देख लो ल्यूसीन है, तीसरे में 3 आइसोल्यूसिन है, फिर मिथियोनिन, फिर वैलिन है, और इधर देख लो सेरीन हो जाएगा, प्रोलीन, थ्रियोनिन, एलानिन, टायरोसिन और स्टॉप कोडॉन हो जाएगा, फिर स्टीरीन, ग्लोसन। सीक्वेंस में याद रखो एस्पार्जिन, लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन, स्टॉप, ट्रिप्टोफैन, आर्जिनिन, सेरीन और ग्लाइसिन हो गया, ठीक है। अब कुछ फ्यूचर बता रहे हैं और द सेलिएंट फ्यूचर और इम्पोर्टेंट भी है। सेलिएंट फ्यूचर ऑफ जेनेटिक कोड आर एज फॉलोज, ठीक है, ठीक है ना। तो जो कोडॉन होता है वो ट्रिपलेट नेचर होता है, तो अपने को पता ही है, ठीक है। कोडॉन जो होता है वो ट्रिपलेट होता है नेचर के अंदर। इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि 61 कोड फॉर अमीनो एसिड, जो 64 कोडॉन है ना, ये कोडॉन तो 64 है तुम्हारे, पर वो जो 61 कोडॉन है वो ही कोड करते हैं अमीनो एसिड के लिए। 3 कोडॉन जो होते हैं वो किसी के लिए अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, 3 कोडॉन जो है किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, पर वो क्या होते हैं, वो है ना स्टॉप कोडॉन होते हैं। स्टॉप कोडॉन क्या होता है, स्टॉप कोडॉन वे कोडॉन होती हैं कि जब आरएनए से प्रोटीन्स का सिंथेसिस हो रहा होता है या बोल लो ट्रांसलेशन हो रहा होता है,
तो जब प्रोटीन चेन कंप्लीटली बन जाती है, जब mRNA से प्रोटीन चेन कंप्लीटली बन जाती है, या बोलो अमीनो एसिड की चेन जब बन जाती है कि नहीं, तो जब अमीनो एसिड की कंप्लीट चेन बन जाती है तो वहाँ पर है ना ट्रांसलेशन को रोकने के लिए काम आते हैं स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन जो होते हैं वो ट्रांसलेशन को रोकने के लिए काम आते हैं। या फिर बोल दो स्टॉप कोडॉन का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी अमीनो एसिड बाइंड होकर नहीं आएगा, मतलब टीआरएनए के ऊपर इनकी जो है कॉम्प्लीमेंटरिटी तो नहीं होती। ठीक है, वही बात लगी है कि कोडॉन जो होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं नेचर के अंदर। 60 बॉन्ड कोडॉन कोड फॉर अमीनो एसिड और 3 कोडॉन नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, हेंस दे फंक्शन एज स्टॉप कोडॉन की तरह। सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन। ध्यान रखना, कुछ जो अमीनो एसिड होते हैं वो मोर देन एक कोडॉन के द्वारा कोड होते हैं, एज द कोड इज डीजनरेट। इसलिए अपन जो कोड को बोलते हैं डीजनरेट, क्या बोलते हैं, डीजनरेट बोलते हैं। ठीक है, द कोडॉन इज रीड इन mRNA इन अ कंटीग्यूअस फैशन। अब देखो क्या है कि कुछ जो कोडॉन है ना, मतलब एक ही अमीनो एसिड को बहुत सारे कोडॉन भी कोड कर देते हैं। जैसे कि तुम एग्जांपल के लिए समझ सकते हो, वो तो दिख ही रहा है, बहुत सारे एग्जांपल है, उससे समझ ऐसे समझ लो कि समय 64 अमीनो एसिड, मतलब 64 कोडॉन है, 20 अमीनो एसिड है। जब 20 अमीनो एसिड है, 64 कोडॉन है, तो एक से ज़्यादा कोडॉन अमीनो एसिड को कोड करेंगे, आसानी से करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि 20 तो अमीनो एसिड है। अब सारे के सारे कोडॉन कोड तो अमीनो एसिड के लिए करेंगे। अब 64 अमीनो एसिड है तो 20 को जो 64 कोडॉन है तो वो 20 अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे, तो प्रत्येक अमीनो एसिड के ऊपर, प्रत्येक अमीनो एसिड को बहुत सारे कोडॉन कोड कर देंगे। ठीक है, वही डीजनरेट कहते हैं। तो डीजनरेट क्या होता है कि एक ही अमीनो एसिड को जब बहुत सारे कोडॉन कोड कर सकते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, डीजनरेट कहते हैं। ठीक है, तो हमारे को ध्यान रखना है कि पहला नेचर क्या है, कोडॉन ट्रिपलेट होता है। दूसरा जो प्रॉपर्टी होती है, या बोल लो फ्यूचर जो है जेनेटिक कोड का, वो डीजनरेट होता है। एक और बात ध्यान रखना, द कोडॉन इज रीड इन mRNA इन अ कंटीग्यूअस, देयर आर नो पंक्चुएशन। मतलब ये है कि वहाँ पर कोई भी पंक्चुएशन, मतलब रुकना नहीं होता, कंटिन्यूस फैशन में। मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला कुछ भी AUG UUU या लिखा हुआ है वही बोल दो, AUG UUC। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर कोई भी पंक्चुएशन नहीं है। कोडॉन तो हमने देखने के लिए रख रखा है कि 3-3 के पेयर बना लिए, उससे सीक्वेंस आ गई, पर कोई भी पंक्चुएशन नहीं होता, या कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते। यदि आपने एक पेयर को रिमूव कर दिया तो पूरी सीक्वेंस, वहाँ के बाद की जो पूरी सीक्वेंस होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। या आपने 2 पेयर को रिमूव कर दिया तब भी पूरी सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना। 2 कोडॉन को, मतलब दो नाइट्रोजन बेस को, या 3 को भी हटा दिया ना, तो 3 को भी हटा दिया ना, तब एक अमीनो एसिड जो होगा वो बदल जाएगा। ठीक है, बाकी तो सेम रहेंगे, क्योंकि कोडॉन 3 कोडॉन का है, 3 नाइट्रोजन बेसिस का है। ठीक है, द कोडॉन इज रीड इन mRNA इन अ कंटीग्यूअस फैशन, देयर आर नो पंक्चुएशन। द कोड इज नियरली यूनिवर्सल होता है। जो कोड जो होता है वो नियरली यूनिवर्सल होता है, लगभग यूनिवर्सल ही है। फॉर एग्जाम्पल सम फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन। अब इसका एप्लीकेशन भी बहुत अच्छा है कि यदि कोडॉन यूनिवर्सल नहीं होता, यूनिवर्सल मतलब क्या है कि प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोडॉन का जो है ना, कोड सेम अमीनो एसिड के लिए कोड करता है ना। कोडॉन जो है वो सेम अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। ठीक है ना, जैसे के लिए UUU बोल दो, UUU जो है वो फिनाइल एनालिन के लिए कोड करता है, UUU फिनाइल एनालिन के लिए कोड करता है, बिल्कुल। अब यदि UUU कोड हमारे DNA के अंदर लिखा है, हमारे RNA के अंदर लिखा है, UUU हमारे RNA के अंदर यदि प्रेजेंट है, तो वो भी क्या लाएगा, फिनाइल एनालिन का कोड करेगा। ठीक है, दूसरी ओर यदि मान लो एस्केरिया इकोलाई बैक्टीरिया है, उसके अंदर भी सीक्वेंस है UUU, तो वहाँ पर भी उसका मतलब फिनाइल एलानिन ही होगा, मतलब यूनिवर्सल चीज़ है, वही सिंपल सी बात है। सम एक्सेप्शन टू दिस रूल हैव बीन फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन एंड इन सम केस प्रोटोजन। थोड़े बहुत एक्सेप्शन तो मिलते ही हैं, वो एक्सेप्शन है कुछ प्रोटोजन और माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर, वो भी 1-2 को एक्सेप्शन है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना, तो हमको यही ध्यान रखना है, कोडॉन ट्रिपलेट होता है, डीजनरेट प्रॉपर्टी होती है, मतलब एक ही अमीनो एसिड को बहुत सारे कोडॉन कोड कर सकते हैं, नियरली यूनिवर्सल होता है। और साथ के साथ इसके अंदर देखो AUG होता है, AUG यह डुअल फंक्शन होते हैं। देखो AUG जो है उसके डुअल फंक्शन होते हैं, कैसे कि एक अमीनो एसिड को भी कोड करता है, एक अमीनो एसिड इसका नाम है मिथियोनिन, उसे भी कोड करता है, साथ के साथ इनिशिएटर कोडॉन होता है। अब इनिशिएटर कोडॉन क्या होते हैं, देखो जब अपना DNA से RNA बना रहा है, RNA से प्रोटीन बना रहे होते हैं, क्या जब पहले DNA से RNA बनाया, फिर RNA से प्रोटीन बनाया। ठीक है, तो जब RNA से प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा होता है, तो जब इनिशिएट करने का काम करता है, मतलब mRNA की सीक्वेंस के ऊपर, है ना। तो RNA से जब हम प्रोटीन बना रहे हैं तो RNA यानी mRNA, तो mRNA की जो सीक्वेंस होती है, वहाँ पर जो सीक्वेंस होती है उसे बोलते हैं अपन इनिशिएटर कोडॉन, जो इनिशियली कोडॉन होती है, जहाँ से अपना ट्रांसलेशन जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है, उसी को इनिशिएटर कोडॉन कहते हैं।
तो ये ध्यान रखना, ये जो है उसके दो डुअल फंक्शन होते हैं, एक मिथ्योनिन है और दूसरा क्या है हमारा इनिशिएटर कोडॉन की तरह काम आता है। तो कोडॉन जो है वो ट्रिपलेट होता है, डीजनरेट होता है, यूनिवर्सल होता है, इनिशिएटर की तरह काम आता है। और साथ के साथ कुछ जो कोडॉन होते हैं वो स्टॉप कोडॉन होते हैं, जैसे कि अपन ने पहले ही बोला था। ईस्टर कोडॉन जो होते हैं वो तो अमीनो एसिड को कोड करते हैं, और तीन कोडॉन जो होते हैं वो स्टॉप कोडॉन होते हैं। अब स्टॉप कोडॉन जो है वो किसी के लिए टीआरएनए को बुलाएगा नहीं, ठीक है ना। यूएए, यूएजी और यूजीए, यूएए, यूएजी और यूजीए आर स्टॉप टर्मिनेटर कोड। 6 पॉइंट में लगा भी हुआ है क्या कि यूएए, यूएजी और यूजीए जो होते हैं वो स्टॉप कोडॉन होते हैं। इन फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ हमारे प्रीडिक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड कोडेड बाय इट। तो इसको आपको बस टेबल से देखकर लिख लेना है कि ये कौन कौन होगा। ये कोडॉन है, जैसे ए यू जी है वो तो हमारा मिथ्योनिन है बिल्कुल, ठीक है ना। और मिथ्योनिन जो होता है ये जो होता है डुअल फंक्शन करता है। एक तो मिथ्योनिन के लिए कोड भी करता है, साथ के साथ इनिशिएटर कोडन की तरह काम भी आता है बिल्कुल। नाउ ट्राई द अपोजिट, फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड कोडेड बाय एन एम आर एन ए। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो रहा भाई, ये नहीं होगा। मतलब तुम जो कोडॉन से आप अमीनो एसिड को बता सकते हो, पर आप जरूरी नहीं है सभी अमीनो एसिड से आप कोडॉन बता सकते हो, कुछ ही बता सकते हो। जैसे कि ये यूजी है मिथ्योनिन, अब उसे तो आप जानते हो ये यूजी है मिथ्योनिन का, आप ये यूजी लिख दोगे। पर फिनाइलएलानिन के देखो, है ना, फिनाइलएलानिन के तो कुछ भी कोडॉन हो सकता है। फिनाइलएलानिन के तो 3 है ना। डू यू फेस एनी डिफिकल्टी इन प्रीडिक्टिंग द अपोजिट? अपोजिट आप प्रीडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। कैन यू नाउ कोरिलेट विद टू प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड हैव लर्नड? ध्यान रखना, आप दो जेनेटिक प्रॉपर्टी को कोरिलेट कर सकते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है वो? एक तो वो प्रॉपर्टी है डीजनरेट वाली, ठीक है ना, कि आप जो है ना, डीजनरेट वाली प्रॉपर्टी है क्या कि एक ही अमीनो एसिड को बहुत सारे कोडॉन कोड कर सकते हैं। लेकिन दूसरा उसका उल्टा सही नहीं है, उसका उल्टा सही नहीं है कि एक कोडॉन को ही बहुत सारे अमीनो एसिड कोड कर रहे हैं, या एक कोडॉन जो है वो बहुत सारे अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, ठीक है ना। तो कैन यू ना कोड विद द टू प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड यू हैव लर्न? ध्यान रखना। अगला देखो लिखा है म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। देखो क्या है, म्यूटेशन की बात चल रही है। म्यूटेशन क्या होती हैं और जेनेटिक कोड की बात चल रही है, ठीक है। अब देखो म्यूटेशन क्यों होती हैं, क्यों राज होती हैं। म्यूटेशन जो होते हैं वो स्लो म्यूटेशन होते हैं, देखने को मिलती हैं। यदि जीन के अंदर म्यूटेशन होगा तो अपने को नज़र भी आ सकता है, पर असलियत में म्यूटेशन होते ही रहते हैं। जीन के अंदर या बोलो डीएनए के अंदर जो म्यूटेशन होती रहती हैं। लेकिन यदि किसी जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाएगा तो उसके अंदर आरएनए भी नहीं बनेगा। आरएनए बनेगा अभी तो भी वो, है ना, गड़बड़ बनेगा। और प्रोटीन तो बननी है, तो प्रोटीन है तो कैरेक्टर के अंदर जो है चेंजेस आ जाते हैं। सही से कैरेक्टर एक्सप्लेन ही नहीं होते, एक्सप्रेस ही नहीं होते, तो जिसके कारण डिसीजेज भी हो जाती हैं बहुत सारी, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, ठीक है ना। ये सारी डिसीजेज जो हैं जेनेटिक डिसऑर्डर होती हैं। तो म्यूटेशन के कारण जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाते हैं। और जेनेटिक कोड देखो, यदि तुम्हारी एक की सीक्वेंस वही बताया, यदि एक सीक्वेंस चेंज होगी, एक नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस आप रिमूव और ऐड कर दो या डिलीशन कर दो, तो आपकी उसके बाद की सारी सीक्वेंस जो है ना उसके सारे अमीनो एसिड चेंज हो जाएंगे। उसके बाद के जो कोडॉन है उनके सारे अमीनो एसिड चेंज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यदि आप 2 का करोगे तब भी वही है, लेकिन 3 का यदि करते हो तो सिर्फ एक अमीनो एसिड चेंज होगा, वही वाला जिसने आपने चेंज किया। बाकी जो है वो तो रिपीट कर रहे थे ना, वही का वही हो जाएगा, ठीक है। The relationship between gene and DNA are best understood by mutation studies. You have studied about mutation and its effect in chapter 4. Effects of large deletion and rearrangement in a segment of DNA are easy to comprehend. It may result in loss or gain of a gene or so function. The effect of point mutation will be explained here. अब यहाँ पर अपन पॉइंट म्यूटेशन के बारे में चलना है। देखो म्यूटेशन तो बहुत प्रकार के होता है। पॉइंट म्यूटेशन मतलब एक ही पॉइंट पे म्यूटेशन हो रहा है, ध्यान रखना। अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज अ चेंज ऑफ सिंगल बेस पेयर इन अ जीन। ध्यान रखना, पॉइंट म्यूटेशन का मतलब होता है कि एक सिंगल बेस पेयर का सीक्वेंस चेंज होगा। यदि आपने सिंगल बेस पेयर को, है ना, रिमूव कर दिया या डिलीट कर दिया, उसी को अपन क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं, जो कि जीन के अंदर हो जाता है या फिर पूरी डीएनए के अंदर कहीं पर भी हो सकता है। A classical example of point mutation is a change of single base pair in gene for beta globin chain that result in the change of amino acid and a reside glutamate to valine हो जाता है। It result in the decede condition हो जाती है called a sickle cell anemia। कहने का क्या तात्पर्य है वो समझो कि अपन जानते हैं एक डिसीज है सिकल सेल एनीमिया, एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। सिकल सेल एनीमिया क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। अब इसके अंदर होता क्या है, सुनो, जो हमारे डीएनए की जो सीक्वेंस होती है, डीएनए की जो सीक्वेंस होती है उसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है। अब उस म्यूटेशन के कारण हो क्या रहा है कि जो ग्लूटामेट जो था हमारा, जो ग्लूटामेट की जगह क्या हो जाती है, कोई अमीनो एसिड वेलिन आ जाता है। मतलब सिर्फ एक ही जगह पर
जहाँ पर ग्लूटामीट आना चाहिए था वो म्यूटेशन के कारण क्या आ गया है, वहाँ पर वेलिन आ गया है, जिसके कारण बीटा ग्लोबिन की जो चेन होती है उसके अंदर अमीनो एसिड का जो चेंज होता है उसके कारण म्यूटेशन आ जाता है। ठीक है, और जैसे ही म्यूटेशन आएगा वैसे ही डिसीज हो जाएगी सिकल सेल एनीमिया। अब क्या है कि देखो यदि ग्लूटामीन होगा, ग्लूटामेट होगा बोल दो, तो ग्लूटामेट के अंदर तो नॉर्मल है, पर यदि वेलिन आ जाए ग्लूटामीन की जगह, यदि वेलिन आ जाए ग्लूटामीन की जगह, यदि वेलिन आ जाए तो म्यूटेशन हो जाए और सिकल सेल एनीमिया कॉज करेगा। अब डिसीज में होता क्या है, अपन जब जानते हैं कि आरबीसी का जो सेल होता है, आरबीसी का जो शेप होता है वो बाइकॉनकेव होता है। ठीक है, अब आरबीसी का शेप तो बाइकॉनकेव है ही सही,